हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो, योर वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो ओके है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। तो कंफर्म कर दीजिए क्विकली, योर ऑडियो योर वीडियो इज ओके। सो कर देंगे कंफर्म। मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आई विल बी एबल टू स्टार्ट। यस, डू इट क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा आप जानते हैं, इट इज ए कंबाइंड क्लास फॉर CIB एज वेल एज JIB। सो कलेक्शन ऑफ चेक्स, इसको क्विकली रिकॉल कर लें। सो ड्यूटीज ऑफ ए कलेक्टिंग बैंक, ऑलरेडी वी हैव डन दैट पार्ट। तो कन्वर्जन ऑल्सो वी हैव डन। लेट अस नाउ गो टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्वर्जन। कन्वर्जन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, इससे रिलेटेड रूल्स क्या क्या हैं। So let us see those rules. Collecting bank is protected if following conditions are fulfilled in collecting a check for section 131 or draft under section 131A। तो कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगी अगर बैंक फॉलो करता है कुछ कंडीशंस को। और ये प्रोटेक्शन कहां पे मिलेगी? सो दिस प्रोटेक्शन विल बी प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 131 if it is a collection of a check, and it will be provided by section 131A if it is a demand draft। तो दोनों के लिए ये अलग अलग सेक्शन और सब सेक्शंस हैं। वी हैव नॉट टू मिक्स इट अप। सो चेक के लिए सेक्शन 131 और ड्राफ्ट के लिए सेक्शन 131A। ये कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सो फर्स्ट, चेक मस्ट बी कलेक्टेड फॉर ए कस्टमर। For a customer is important. So for means we are working as agent for the customer, and customer is our principal. Simultaneously, this account should be complying with the KYC guidelines. इस अकाउंट में अकाउंट ओपन करते समय KYC गाइडलाइंस को फॉलो किया गया एंड दीज आर स्टिल बीइंग फॉलोड। तो दिस इज फर्स्ट कंडीशन। तो अगर KYC में कोई डेफिशिएंसी है तो देन दिस प्रोटेक्शन may not be available. Second, check is crossed either generally or specially. So चेक को जब प्रेजेंट किया गया था, at the time of that presentation, तो चेक was a crossed check. और क्रॉसिंग कोई भी हो सकती है इसके अंदर, जनरल क्रॉसिंग भी हो सकती है, स्पेशल क्रॉसिंग भी हो सकती है। सो दिस इज अ सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, बैंकर एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। सो बैंक ने जो कलेक्शन किया गुड फेथ में किया, विदाउट नेग्लिजेंस। गुड फेथ का मीनिंग होता है circumstances were not doubtful.
कलेक्शन करते समय कोई ऐसे सिचुएशन नहीं थी जिससे किसी प्रकार का कोई डाउट हो, और अगर कोई डाउट था तो बैंक ने उसको पहले रिमूव किया, तो दैट इज विदाउट नेग्लिजेंस, बगैर लापरवाही के। सो जो करेक्शन किया गया गुड फेथ में किया गया एंड विदाउट नेग्लिजेंस किया गया। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती होंगी तो इन दैट केस प्रोटेक्शन विल बी अवेलेबल, उस केस में ये प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी। आई थिंक ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटिंग टू कन्वर्शन आर क्लियर टू अस। लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट के ऊपर चलें कलेक्शन के बाद। सो अगला पार्ट है एंडोर्समेंट ऑफ चेक्स, चेक्स के ऊपर एंडोर्समेंट्स। So there is a term called negotiation. So can anyone tell what is meant by negotiation? Negotiation क्या होता है? Negotiation का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स in negotiable instrument to another party. अगर मुझे चेक मिला है, अगर मैं उस चेक में जितने भी राइट्स हैं वो मैं ट्रांसफर कर देता हूं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इन फेवर ऑफ एक्स, तो ये बन जाता है नेगोशिएशन। और नेगोशिएशन के दो रूल्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो नेगोशिएशन डिलीवर करने से हो जाता है, और अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे डीडी है और चेक भी हो सकता है, तो उसमें पहले एंडोर्समेंट होगा फिर उसका डिलीवरी होगा। तो दिस मीन्स एंडोर्समेंट के जो रूल्स हैं वो किन चेक्स में, किन डिमांड ड्राफ्ट्स में एप्लीकेबल होंगे? सो ये होंगे इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स ओनली। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से नोट कर लेना है कि जो एंडोर्समेंट का कंसेप्ट है वो बेयर इंस्ट्रूमेंट में एप्लीकेबल नहीं होता। सॉरी फ्रेंड्स। So it is applicable only in case of order instruments. ऑर्डर चेक हो, ऑर्डर डीडी है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उनको एंडोर्स किया जा सकता है। और एंडोर्समेंट क्या है? बाय डेफिनेशन एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या है, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। When maker or holder of a negotiable instrument signs it otherwise than as such maker for the purpose of negotiation on back or on face or on a slip of paper annexed to that, so they are called endorsing the same. तो मैं इसको समझा देता हूं। सो चेक का मेकर मीन्स ड्रॉयर, या चेक का होल्डर यानी उसका पेई। अगर वो साइन कर देते हैं चेक की बैक के ऊपर, चेक के फेस के ऊपर, या सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर के ऊपर, नॉट एज ए ड्रॉयर, ड्रॉयर के तौर के ऊपर नहीं, अदर देन ए ड्रॉयर, तो किस पर्पस के लिए?
उसकी नेगोशिएशन के पर्पस के लिए, तो ये कहलवाता है एंडोर्स करना। यानी इसकी जो इजी डेफिनेशन है वो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सिग्नेचर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के पर्पस के लिए साइन कर देना। सो नेगोशिएशन क्या है? किसी थर्ड पार्टी को, किसी दूसरे पर्सन को अथॉरिटी दे देना टू गेट द पेमेंट, तो वो कहलवाता है नेगोशिएशन, सॉरी वो कहलवाता है एंडोर्समेंट। और एंडोर्समेंट कौन कर सकता है? ड्रॉयर कर सकता है। और एंडोर्समेंट कौन कर सकता है? होल्डर कर सकता है। तो दोनों ही कर सकते हैं। तो नोट कर लेंगे एंडोर्समेंट कौन कौन लोग कर सकते हैं। So endorsement can be done by drawer of the check. Endorsement can be done by payee of the check also. और तीसरा एंडोर्समेंट कर सकता है एंडोर्सी ऑफ चेक। चेक का जो एंडोर्सी है वो भी एंडोर्समेंट कर सकता है। एंडोर्सी ऑफ चेक कैन ऑल्सो एंडोर्स, वो भी एंडोर्स कर सकता है। सो ऑल्दो इट इज अलाउड कि एंडोर्समेंट को फेस के ऊपर भी किया जा सकता है और सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर के ऊपर भी किया जा सकता है, इसके बावजूद भी इन प्रैक्टिस एंडोर्समेंट ऑन बैक ऑफ द चेक किया जाता है और एक्सेप्शनल केसेस में स्लिप ऑफ पेपर के ऊपर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं एलॉन्जी। तो अगर एंडोर्समेंट ऑन ए सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर किया जाए तो इट इज कॉल्ड एलॉन्जी, तो उसको हम एलॉन्जी कहेंगे। सो एलॉन्जी क्या है? सेपरेट शीट ऑफ पेपर, सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर जिसके ऊपर एंडोर्समेंट किया जाता है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर ऐसा है तो क्विकली टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन, सो दैट आई कम टू नो दैट नो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोर्समेंट। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट कई तरह के हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोर्समेंट्स। So first we talk about endorsement in blank। ब्लैंक में एंडोर्समेंट करना, या इसको हम ब्लैंक एंडोर्समेंट भी कह सकते हैं। सो सभी स्टूडेंट्स ने कंफर्मेशन मुझे नहीं भेजा है, NQ टाइप करके, नो क्वेश्चन टाइप करके। मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, ऑल ऑफ देम शुड सेंड दिस कंफर्मेशन क्विकली। सो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक क्या होता है? सो मियर सिग्नेचर ऑफ द एंडोर्सर। हाँ, उससे पहले एक बात और इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे काइंड ऑफ एंडोर्समेंट से। सो द पर्सन हु मेक्स एंडोर्समेंट, उसको हम कहते हैं एंडोर्सर। एंड बेनिफिशियरी ऑफ दैट एंडोर्समेंट, यानी जिसकी फेवर में वो एंडोर्समेंट किया जाता है, उसको कहते हैं एंडोर्सी। सो एक्स ने चेक इशू किया, वो ड्रायर है। वाई की फेवर में चेक इशू हुआ, वो पे है। वाई ने उसको एंडोर्स किया इन फेवर ऑफ जेड, तो इस केस में वाई क्या बन गया? एंडोर्सर बन गया। और जेड क्या बन गया? एंडोर्सी बन गया।
अब Z के पास भी अथॉरिटी है कि वो भी एंडोर्समेंट कर सकता है। तो अगर Z एंडोर्समेंट कर देता है, लेट अस से इन फेवर ऑफ A, तो Z क्या बन जाएगा? तो Z बन जाएगा एंडोर्सर। और अब नया एंडोर्सी कौन हो जाएगा? A। और अगर A भी इसको एंडोर्स कर देता है तो फिर A एंडोर्सर बन जाएगा और फिर नया एंडोर्सी बन जाएगा। तो दिस प्रोसेस कैन गो ऑन विदाउट एनी लिमिट। तो एक चेक को कितने बार एंडोर्स किया जा सकता है? देयर इज नो लिमिट ऑन दैट, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। चलिए अब हम आते हैं टाइप ऑफ एंडोर्समेंट्स के ऊपर। टाइप ऑफ एंडोर्समेंट। सो फर्स्ट एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। सो ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या है? इट इज mere signature of the endorser. सो सिंपल सिग्नेचर और सिंपल भाषा में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ओनली सिग्नेचर, नो इंस्ट्रक्शन। केवल साइन कर देना और कोई इंस्ट्रक्शन ना देना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर पेई एक्स ने चेक के पीछे साइन कर दिया तो ये बन गया ब्लैंक एंडोर्समेंट। तो जिसमें कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा, विदाउट मेंशनिंग नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्सन इन हुज फेवर एंडोर्समेंट इज मेड। तो ये सेक्शन 16 कहता है कि ये बन जाएगा एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। और ब्लैंक एंडोर्समेंट का इंपैक्ट क्या है? सो ब्लैंक एंडोर्समेंट करने से ऑर्डर चेक को हम बेरर चेक ट्रीट करना शुरू कर देंगे, एंड देन it can be negotiated by mere delivery. If endorsement is in blank, it will convert order check into bearer instrument. तो order check bearer instrument बन जाएगा। और जब वो bearer है तो उस केस में उसका जो नेगोशिएशन है merely by delivery हो जाएगा, यानी फिर उसका पेमेंट कोई भी ले सकेगा। तो इंस्टेड ऑफ ऑर्डर इट विल बिकम ए बेरर चेक। तो ये हुआ एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। अब नेक्स्ट एंडोर्समेंट की बात करते हैं। सो सेकंड एंडोर्समेंट है एंडोर्समेंट इन फुल। एंडोर्समेंट इन फुल, व्हाट डज इट मीन? When endorser directs to pay the amount of check to a certain person or his order, then endorsement is in full. So जब endorsement करने वाला let us say पेई है रमेश, अगर वो एंडोर्समेंट करता है तो वो बन जाता है एंडोर्सर। तो अगर वो चेक के पीछे लिख देता है पे टू जेड और नीचे साइन कर देता है रमेश, तो फिर ये बन जाता है एंडोर्समेंट इन फुल। यानी यहां पे सिर्फ उसने साइन नहीं किए, साथ में डायरेक्शन दिया कि इसका पेमेंट किसको किया जाए, तो दैट बिकम्स एंडोर्समेंट इन फुल। इफ नो इंस्ट्रक्शन, इट इज एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। इफ देर इज सम इंस्ट्रक्शन, तो इट इज एंडोर्समेंट इन फुल। तो आई होप दोनों ही एंडोर्समेंट्स में अब हमें एकदम क्लैरिटी है डिस्टिंक्शन की। अगर ऐसा है तो क्विकली कंफर्म कर देंगे स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके। मैं कंटिन्यू करता हूं, आप स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दीजिए सो दैट आई कम टू नो दैट यू हैव क्लैरिटी अबाउट दीज टू टाइप ऑफ एंडोर्समेंट्स। So endorser confirms that he has transferred his right in a specific person and attests that prior endorsement are genuine. तो ये एंडोर्समेंट करके रमेश क्या कन्फर्म कर रहा है? वो कन्फर्म कर रहा है कि मैंने अपने जितने राइट्स हैं चेक में, वो सारे के सारे मैंने जेड की फेवर में ट्रांसफर कर दिए हैं, और इससे पहले अगर कोई एंडोर्समेंट है तो वो जेन्युइन एंडोर्समेंट्स हैं।
तो ये कंफर्मेशन दे रहा होता है ये एंडोर्सर। तो ये एंडोर्समेंट करने का इम्प्लीकेशन है। अब एंडोर्सर की लायबिलिटी क्या है वो भी नोट कर लेंगे। सो लायबिलिटी ऑफ एंडोर्सर, इन केस ऑफ डिसऑनर ही हैज टू पे बैक द अमाउंट, क्योंकि एंडोर्समेंट करके उसने तो पैसा ले लिया। तो अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो ही रिमेन्स लायबल टू पे बैक द अमाउंट, बिकॉज एंडोर्सर क्या करता है, तो वो किसी थर्ड पार्टी की फेवर में एंडोर्समेंट करके उससे पैसा ले लेता है और वो थर्ड पार्टी बैंक से पैसा ले लेती है। तो एंडोर्सर की जो लायबिलिटी है दैट इज टूवर्ड्स द एंडोर्सीज इन केस ऑफ डिसऑनर। सो सब्सिक्वेंटली अगर वो चेक डिसऑनर होता है तो ही रिमेन्स लायबल ऑन दैट। नो नेक्स्ट एंडोर्समेंट है कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशनल एंडोर्समेंट, सो जैसा इसका नाम है, सो अगर एंडोर्समेंट करते समय कोई कंडीशन रख दी जाए तो फिर ये बन जाता है कंडीशनल एंडोर्समेंट। तो एंडोर्सर बाइंड्स हिमसेल्फ टू पे इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इफ डिसऑनर्ड। सो एंडोर्सर बाइंड तो करता है इन केस ऑफ डिसऑनर, लेकिन अगर वो उसमें कोई कंटिंजेंसी रख देता है, डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफाइड इवेंट। तो इफ राइट ऑफ एंडोर्सी टू रिसीव द पेमेंट, सो जो एंडोर्सी का राइट है जिसको वो चेक मिला, अगर उसका राइट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट तो फिर उसको हम कहेंगे कंडीशनल एंडोर्समेंट। सो अगर ये एंडोर्समेंट कर दिया जाए पे टू जेड इफ ही passes CIB एग्जाम, अगर इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए तो यहां पे कंडीशन लगा दी गई कि Z को राइट तो दिया जा रहा है लेकिन कंडीशनल राइट उसको मिल रहा है। अगर वो CIB पास नहीं कर पाता तो फिर वो पेमेंट नहीं ले सकता। सो अगर वो CIB पास कर जाएगा तो फिर उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक कंटिंजेंसी डाल दी गई है, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट। सो दिस कंडीशन में भी कंटिंजेंट इवेंट, आमतौर के ऊपर ये कंडीशन एक कंटिंजेंट इवेंट है। सो वो CIB पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सो इट इज कंटिंजेंट। जब तक वो CIB पास नहीं करेगा तब तक he will not have the absolute right to get the payment। तो ये कहलवाती है हमारी कंडीशनल एंडोर्समेंट। So I'm sure this endorsement is also very clear। अब हम बात करेंगे सैन्स रिकोर्स एंडोर्समेंट की। सैन्स रिकोर्स, सैन्स का मतलब होता है विदाउट, रिकोर्स का मीनिंग होता है लायबिलिटी, बगैर लायबिलिटी वाला एंडोर्समेंट। तो एन एंडोर्समेंट विदाउट लायबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई पर्सन एंडोर्समेंट करता है तो वो लायबल बन जाता है एंडोर्सीज के प्रति इन केस ऑफ डिसऑनर। सो एंडोर्सर बाइंड कर लेता है अपने आप को टू पे इन केस ऑफ इफ इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड। लेकिन अगर एंडोर्समेंट ऐसे की जाए कि ये जो बाइंड कर रहा है ये बाइंडिंग हटा दी जाए, मीन्स अपने आप को वो कहता है कि मैं लायबल नहीं होऊंगा, तो वो बन जाती है सैन्स रिकोर्स एंडोर्समेंट। सो व्हेन एंडोर्सर एक्सक्लूड्स हिज लायबिलिटी, जब वो अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर ले तो इट बिकम्स
एंडोर्समेंट विदाउट रिकोर्स मीन्स sans रिकोर्स, विदाउट लाइबिलिटी। तो अगर एंडोर्समेंट करने वाला लिख देता है पे टू जेड विदाउट माई लाइबिलिटी, तो उसने अपने आप को एक्सक्लूड कर लिया है फ्रॉम लाइबिलिटी। तो अगर वो एक्सक्लूड कर लेता है अपने आप को लाइबिलिटी से, तो ये बन जाती है विदाउट रिकोर्स और sans रिकोर्स एंडोर्समेंट। सो उस केस में अगर ये चेक डिसऑनर हो जाता है तो दिस अमाउंट विल नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द एंडोर्सर, तो एंडोर्सर से ये पैसा रिकवर नहीं हो सकता। तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस एंडोर्समेंट ऑल्सो। इस एंडोर्समेंट के बारे में भी क्लैरिटी है। तो चलिए, जिनका लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है, तो क्विकली वो कंप्लीट कर देंगे। और इस स्लाइड में जो कुछ लिखा हुआ है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो इसको अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिए और इसका बेनिफिट आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट क्या है? सो एक ऐसा एंडोर्समेंट जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए। सो एंडोर्समेंट दैट रिस्ट्रिक्ट्स तो अगर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, तो रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाई जाए कि वो आगे एंडोर्स ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है पे टू उदय, साथ में वर्ड लगा दिया ओनली, यानी अब उदय क्या कर सकता है? उदय इसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, वो पेमेंट ले सकता है। तो अगर दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड इन द एंडोर्समेंट, तो इट बिकम्स रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। तो ये रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट हो जाता है। सो रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। सो जितनी भी एंडोर्समेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इनकी एकेडमिक इंपॉर्टेंस है, इनमें से कई की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। और एक बात का और ध्यान रखना है, पेज अकाउंट चेक को कभी भी एंडोर्स नहीं किया जा सकता, बिकॉज उसके ऊपर तो पहले से ही रिस्ट्रिक्शन है। तो पेज अकाउंट अगर क्रॉसिंग कर दिया जाए तो वो भी एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है कि उसको आगे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सो फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट क्या है? आमतौर के ऊपर व्हाट हैपन्स, एक्स ने एंडोर्स किया वाई की फेवर में, तो एक्स हो जाता है लायबल टूवर्ड्स वाई इन केस ऑफ डिसऑनर। और अगर डिसऑनर होता है तो रिकवरी के लिए वाई को एक नोटिस भेजना पड़ता है एक्स को, ये कि चेक ये डिसऑनर हो गया है, तो आप इसका पेमेंट मुझे करिए। अगर एंडोर्समेंट करने वाला अपने इस राइट को कि मुझे इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, वो वेव कर देता है कि अगर डिसऑनर हो जाए तो मुझसे पेमेंट ले लेना और नोटिस भी मत भेजना, तो उस केस में उसने अपने राइट को छोड़ दिया है, वेव कर दिया है। तो उस केस में ये बन जाती है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड करता है, अगर एक्सक्लूजन अपनी लायबिलिटी का है तो ये sans रिकोर्स है। और अगर ये एक्सक्लूजन
एंडोर्सर के द्वारा अपने राइट का है, यानी अपना कोई राइट छोड़ देता है, तो ये बन जाता है फैकल्टेटिव। मैंने पहले ही कहा है इन एंडोर्समेंट का केवल एकेडमिक इंपॉर्टेंस है, इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। इस प्रकार की एंडोर्समेंट बैंकर के सामने नहीं आती हैं, तो इसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। चलिए फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करेंगे और डिस्कशंस ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अभी इस सेशन को वाइंड अप किया जाता है। थैंक यू।